हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें यूनिट फर्स्ट में जेंडर इश्यूज की कंसेप्ट है। इसके पार्ट वन के बाद जिसमें हमने पार्ट वन में समझा था जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, पैट्रियार्की, मस्कुलिनिटी, इक्विटी, इक्वालिटी और जेंडर बाइस और स्टीरियोटाइपिंग। आज जो पार्ट टू है, अब इसमें हम लोग समझेंगे फेमिनिज्म। क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव के अंतर्गत फेमिनिज्म वेव्स कैसे डेवलप हुई, फेमिनिज्म की डिफरेंट एंड देन टाइप ऑफ फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेकंड पार्ट में हम समझेंगे फेमिनिज्म इन कल्चरल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले कल्चरल पर्सपेक्टिव में वेव्स के फॉर्म में फेमिनिज्म आइडेंटिफाई किया गया। अगर हम 19th सेंचुरी से जब ये एविडेंस किया गया, उससे पहले को थोड़ा सा स्टडी करें तो देखते हैं कि एंशियंट चाइना और ग्रीक कल्चर में इसके एविडेंसेस मिलते हैं। पर 19th सेंचुरी में जो 18th सेंचुरी में जो बनाया गया ये फर्स्ट प्रोज राइटिंग द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ, ये रचना जो थी वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई और इसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसको सफरेज मूवमेंट, मताधिकार आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। और दूसरी बात, जब यूएस में अबॉलिशन हुआ स्लेवरी सिस्टम का, गुलाम प्रथा का, तो महिलाओं के मूवमेंट भी बढ़ने लगे। वोटिंग राइट के फॉर्म में सबसे पहले न्यूजीलैंड में 1893 में और फिर यूएस में 1920 में वोटिंग राइट महिलाओं को मिला। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट कहती हैं, वर्च्यू कैन ओनली फ्लोरिश अमंग इक्वल्स। अगर सारे समस्त गुणों को फ्लोरिश करना है, उनको उनका समाज के विकास के लिए उपयोग करना है, तो इक्वल होना जरूरी है। तो इस इक्वालिटी की बात उनके कहे, उनके बनाए हुए, उनकी रचना जो द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन है, उसके माध्यम से लोग उसको समझने लगे और आगे बढ़ने लगे। सेकेंड वेव के फॉर्म में अगर हम देखें तो मोस्ट अफेक्टेड जो पब्लिकेशन है वो है द फेमिनिन मिस्टिक, यानी बेटी फ्रीडन क्राफ्ट के द्वारा लिखा गया। इसमें उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन किया है, एक सेंटेंस के माध्यम से, द प्रॉब्लम विच हैज नो नेम। महिलाओं की प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो उन्होंने इसी चीज को लेकर बहुत ही अच्छा ये ग्रंथ ये लिखा, ये रचना की। और केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये रचना भी बहुत ज्यादा सेकेंड वेव के आने में बहुत ज्यादा प्रभावी रही। और थर्ड पब्लिकेशन था फीमेल यूनिट बाई जर्मन ग्रीन, इनके द्वारा ये सारी रचनाएं, और साथ में सिमोन डे बावर की भी रचना थी। उसके इन सब ने सेकेंड वेव को स्टार्ट किया। लेकिन सेकेंड वेव जो है वो बहुत, जैसे फर्स्ट वेव थी कि मताधिकार दे दो और थोड़े से और अधिकार दे दो, ऐसी नहीं थी बिल्कुल। ये थोड़ा उग्र थी, लिबरल नहीं थी। तो उदारवादी ना होकर ये उग्र और क्रांतिकारी दृष्टिकोण था, रेडिकल एंड रिवॉल्यूशनरी एटीट्यूड अबाउट विमेन एम्पावरमेंट और लिबरेशन। एक थर्ड वेव को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1990s में ये मूवमेंट जो था दो में बट गया, जिसमें कि पहले को हम पश्च नारीवाद या पोस्ट फेमिनिज्म के रूप में जानते हैं, जिसने अपने आप को रेडिकल फेमिनिज्म से अलग किया, उग्र नारीवाद से अलग कर लिया। और सेकंड था बियॉन्ड फेमिनिज्म। अब केवल फेमिनिज्म की बात नहीं थी, बियॉन्ड फेमिनिज्म भी बहुत सारे नए फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म आ गए इसमें, जिसमें कि हमारा ब्लैक, दलित फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, एनवायरमेंटल फेमिनिज्म, ये सारी चीजें और उभरने लगी। लिस्बियन फेमिनिज्म, ये सारे शामिल होने लगे। तो बियॉन्ड फेमिनिज्म भी इसमें बहुत आगे काम हुआ। इसमें जो सिमोन डी बावर की जो बुक है द सेकंड सेक्स, उसमें इन्होंने कहा है, वन इज नॉट बोर्न बट बिकम्स अ वुमेन। कोई पैदा नहीं होता बट महिला बन जाता है। नारी पैदा नहीं हो जाती, बन जाती है। तो एम्पावर करने, जैसे बराक ओबामा ने कहा, एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट जस्ट राइट थिंग टू डू, इट इज द स्मार्ट थिंग टू डू। यही एक ऐसी चीज है जिसे करना चाहिए। आज हम फेमिनिज्म को लिबरल, सोशल, मार्क्सिज्म, रेडिकल, पोस्ट, लिस्बियन, ब्लैक या दलित फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म वगैरह नामों से जानते हैं। अब आते हैं, हम लोग ये समझते हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। उदारवादी नारीवाद, सबसे पहला जो टाइप है वो है उदारवादी। अब उदारवादी नारीवाद जो है वो हमको फर्स्ट वेव में दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेव खत्म हुई और उसके बाद उदारवादी कभी आया ही नहीं। ये व्याप्त रहा हमेशा। कभी कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं, कुछ दूसरे फॉर्म को स्वीकार करते हैं। तो ये प्रचलन में बहुत ज्यादा आउट बिल्कुल नहीं हुआ, बट
आता रहा और इसको आइडेंटिफाई किया जाता रहा। इनका थीम जो थी वो थी कि अगर हम महिलाओं की असमानता के लिए कुछ कारण को निकालना चाहें तो वो है रॉन्ग सोशलाइजेशन, गलत समाजीकरण। और इसमें भी इनिशिएट जो है वो वही मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की जो रचना है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। फोकस इनका जो उदारवादी है तो इनका फोकस कहाँ था? केवल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, शिक्षा, संपत्ति, राजनीतिक अधिकार और मताधिकार की तरफ इनका ज्यादा ध्यान था। सपोर्ट इसमें और भी लोगों का मिला, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का, पैंक्रस्ट और उनकी पुत्री डॉटर जो थी क्रिस्टेबल, उन लोगों ने भी इसके उदारवादी नारी आंदोलन में विशेष योगदान दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जैसा कि आपने फर्स्ट वेव में देखा कि न्यूजीलैंड में सफरेज प्राप्त हुआ, यूएस में 1920 में प्राप्त हुआ। अगर हम इस पूरे को प्लस पॉइंट करें कि इवैल्यूएट करें कि उदारवादी नारीवाद ने क्या दिया, तो सफरेज, इक्वल अनबाइज्ड बिहेवियर, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट भी बनाए गए। लेकिन कुछ माइनस, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे, जैसे कंप्लीट सफरेज नहीं मिला, एक गिनी चुनों को दे दिया। इवन ब्लैक और व्हाइट में भी डिफरेंशिएट कर दिया गया वेस्टर्न वर्ल्ड में। पेट्रियार्की पूरी तरह नहीं गई, मेल डोमिनेशन लॉज अभी भी वही थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट पब्लिक और प्राइवेट, उसका कोई एबोल्यूशन, कंप्लीट एबोल्यूशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से इसका प्रभाव भी मिला देखने को। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने कहा, स्ट्रेंथन द फीमेल माइंड बाय एनलार्जिंग इट एंड देयर विल बी एन एंड ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस। अगर आप उसके दिमाग को प्रशिक्षित कर दें तो ये ओबीडियंस खत्म हो जाएगी। और आगे एक जगह वो कहती हैं, आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन। मनुष्य मतलब ओवर मैन, मैन के ऊपर पावर नहीं चाहिए, बट ओवर देमसेल्फ। उनके ऊपर पावर मैन की रहे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। महिला के ऊपर पावर महिला की, यानी उसकी अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों पर उसका उसका नियंत्रण होना, उसको जो भी अधिकार मिले हैं वो स्वयं उनको प्राप्त कर सके, उनको जी सके। तो ये सारी चीजें मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने उदारवादी ढंग से प्रस्तुत की। नेक्स्ट जो फॉर्म है या टाइप है फेमिनिज्म का, उसको हम उग्र या रेडिकल फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। इसकी थीम क्या थी? बेसिकली ये लिबरल फेमिनिज्म के अगेंस्ट ही उभरा था 1916 में या उसके आसपास, जैसे कि बेटी फ्रीडन की फेमिनिन मिस्टेक, द सेकंड सेक्स सिमोन डे बॉवर की, जिसे फ्रेंच और इंग्लिश में दोनों में पब्लिश किया गया। इनका ये स्टेटमेंट, वन इज नॉट बोर्न बट बिकम्स अ वुमेन। इसी प्रकार से सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट की, और द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, द केस ऑफ फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन, ये शुलेमिथ फायरस्टोन, इन्होंने कहा पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये चीज समझनी आपको बहुत जरूरी है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये सेकंड वेव का या रेडिकल फेमिनिज्म का एक नारा है, स्लोगन है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये कहती हैं कि पर्सनल कहकर कई सारी ऐसी बातें जिसमें कि वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पर्सनल कहकर छोड़ दी जाती है कि ये तो घरेलू है, ये पब्लिक में ना लाओ, पर्सनल है। और ये चीजें पॉलिटिकल यानी राजनीति खेलते हुए मेल जो सदस्य हैं वो महिलाओं पर करते हैं, महिलाओं पर इस प्रकार से उनको दबाने के लिए पर्सनल कहकर चीजों को टाल देते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स छुप हुई है मेल मेंबर्स की सोसाइटी के, कि वो पर्सनल कहकर चीजों को टाल देते हैं। यहाँ पर सुलेमिथ फायरस्टोन ने इस बात को कहा है। और नेक्स्ट केट मिलेट, जैसे कि इन्होंने भी ये जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा है, इन्होंने एक चीज कही है, द इमेज ऑफ विमेन एज वी नो इज एन इमेज क्रिएटेड बाय मैन एंड फैशन्ड टू सूट देयर नीड्स। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक इमेज बनाई है और उस इमेज में महिलाएं अपने आप को फिट कर लें। ये उग्रवादी आंदोलन ने अब इस चीज को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, वैसे नहीं जीना है। फोकस था इनका जेंडर बायसनेस को दूर करना, इंफीरियर प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्ट्रेटा, हायर स्ट्रेटा सोसाइटी, पेट्रियार्की, और ये जो है पितृसत्तात्मकता, रॉन्ग सोशलाइजेशन, इन सब चीजों के अगेंस्ट इनका मोशन था, इनका मूवमेंट था, सेकेंड वेव या रेडिकल फेमिनिज्म का। और इसका रिजल्ट क्या मिला? कुछ इसमें एक समय में ऐसा आया कि महिलाओं ने पुरुषों से दूरी बना ली, और समाज में पुरुषों को बिल्कुल डिस्कार्ड करने के लिए महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ दिया होमोसेक्सुअलिटी का। होमोसेक्सुअल यानी कि हम वैवाहिक विवाह को क्या, लैंगिक गुलामी की संज्ञा दे दी, और पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए उन्होंने होमोसेक्सुअल होने को बेस बना दिया।
इसी के साथ में उन्होंने ब्यूटी हिजाब वगैरह यानी कि पर्दा, कंपटीशन ब्यूटी के ब्यूटी पेजेंट और पोर्नोग्राफी, पेंटागन, यूएस पेंटागन को कहते हैं कि मेल सुप्रीमेसी का एक सिंबल है, तो इसको अपोज करो। न्यूक्लियर पावर को उन्होंने इस तरीके से लिया कि ये मेल ग्रीड, लालच का और अपराध का, नेचर के प्रति, नेचर को रिजेम्बलेंस दी जाती है महिला से, सो नेचर के अगेंस्ट ये क्राइम है, तो इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर पावर का भी विरोध किया इस रेडिकल फेमिनिज्म में। ये सारी चीजें रिजल्ट है इस फेमिनिज्म का, इस प्रकार के यानी रेडिकल फेमिनिज्म का। हाईलाइटेड पॉइंट इसमें वही है, पर्सनल इज पॉलिटिकल और वुमेन स्पेस चाहिए। अगर हम इसे इवेल्युएट करें कि इसका असर क्या पड़ा, तो हाँ, पितृसत्ता कमजोर हुई, कानूनों में बदलाव आए, लेकिन समलैंगिकता सभी के लिए समाधान नहीं हो सकता है, इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। मेल मेंबर्स को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देना, हटा देना कि हम इनके बिना भी जी लेंगे। एक स्टेटमेंट और इस बीच में कही जाती थी, ये कहावत बहुत जोरों शोरों पे रहती थी, स्लोगन था कि विमेन विदाउट मैन आर जस्ट लाइक फिश विदाउट साइकिल। मतलब उन दोनों का कोई आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, फिश का साइकिल से जैसे कोई रिलेशन नहीं, ऐसे विमेन और मैन अलग अलग बिल्कुल जी सकते हैं। इस प्रकार का ये उग्र नारीवाद आया। कुछ हाइलाइटेड जो इम्पोर्टेंट अफेक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले बेटी फ्रीडन का ये स्टेटमेंट देखिए, अ गर्ल शुड नॉट एक्सपेक्ट स्पेशल प्रिविलेज बिकॉज ऑफ हर सेक्स, बट नाइदर शुड शी एडजस्ट टू प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी है, ये चीज बेटी फ्रीडन ने कहा। नेक्स्ट देखिए, सिमोन डिबॉवर ने, वही बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये फेमिनिज्म का, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। नेक्स्ट देखिए, सुलेमित फायरस्टोन, उन्होंने क्या कहा, पावर हाउएवर इट हैज इवॉल्व्ड, व्हाटएवर इट्स ओरिजिन, विल नॉट बी गिवन अप विदाउट स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल के हमें नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिल सकती। और केट मिलेट कहती हैं, many women do not recognize themselves as discriminated against. No better proof could be found in the totality of their conditioning. उनकी जैसे कंडीशनिंग है, जैसे बड़ी होती हैं, वो सारी इनकी जो रहन सहन है उसमें ही आप इस डिस्क्रिमिनेशन को और इस चीज को देख सकते हैं कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती हैं कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। नेक्स्ट फॉर्म या टाइप है सोशलिज्म का, देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स और जूलियट मिशेल, इनके यही समाजवादी यानी सामाजिक सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा मार्क्सिज्म क्या है। मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के विरोध करती हुई एक धारणा है, जिसमें कि सारे अधिकार जो है लेबर को दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि जिसके पास पूंजी जमा हो रही है वो लेबर करने वाले या प्रोडक्शन करने वाले हाथों की वजह से हो रही है, जबकि उसको वेटेज दिया नहीं जाता है। वो बिल्कुल अपने गरीबी हालत में रहता है, पुअर कंडीशंस रहती हैं उसकी, और जो पूंजीपति हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे में वो लेबर को उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। और ये चीजें जब फेमिनिज्म, इस मार्क्सिज्म या मार्क्सवादी जो धारणा है उसको जब महिलाओं ने अपने ऊपर देखा, तो उन्होंने देखा कि वो भी प्रोडक्शन करती हैं, घरों में काम करती हैं, और मनुष्य को या मेल मेंबर्स को काम करने के योग्य शक्ति लाने के लिए उनको भोजन प्रदान करना, उसको सुख सुविधाएं देना, घर का देखभाल करना, ये सारी चीजें करने के बावजूद उनको उन जो प्रोडक्शन या जो उनका संपत्ति मिलती है या जो वो धन मिलता है, धन अर्जित करते हैं, उसमें उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये चीज यहाँ पर मार्क्सिज्म को फेमिनिज्म में खींच लाई। यहाँ देखिए सेंटर थीम क्या था, कंसिडरेशन ऑफ कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की, डोमेस्टिक लेबर, प्रोडक्शन। इन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक लेबर है उसको भी प्रोडक्शन पावर जनरेशन करने वाला मानना चाहिए, केयर टेकिंग, फूड मेकिंग वगैरह। मैरिज, ओके, मैरिज है, इट्स नो मैटर, बट एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए क्या करें, तो ये स्लेवरी तब तक रहेगी जब तक कि जो महिलाएं हैं जो घरों में काम कर रही हैं वो अपने डोमेस्टिक लेबर के लिए पैसे का क्लेम नहीं करेंगे कि इतने वर्थ का काम उन्होंने किया है, तो उतनी वर्थ का उनको मनी, उनको अर्थ प्रदान किया जाए। तो ये मैरिजेस को उन्होंने इस तरीके से लिया कि स्लेवरी को बंद करने के लिए क्लेम फॉर मनी फॉर डोमेस्टिक लेबर।
और सेपरेटिज्म का एक और कंसेप्ट यहाँ पर था, वही चीज कि जैसे लेबर अपने प्रोडक्शन, अपने जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया उससे अलगाव रहता है, उनका दूर रहता है, वो उन्होंने काम किया, उससे फायदा उठा रहा है पूंजीपति और उनको उसका कोई लाभ नहीं उठ रहा मिल रहा है। इसी प्रकार से महिलाएं भी निर्णय शक्ति से दूर होती हैं, तो अपने ही उत्पादन जो वो काम कर रही है उसके बारे में भी वो निर्णय नहीं ले सकती कब क्या करना है, कहेगा कोई दूसरा, बाकी वो पूरा पूरा योगदान कर रही हैं, काम कर रही हैं, अपना तन मन लगा रही हैं, उसके बावजूद निर्णय शक्ति उनके पास नहीं है। तो सेपरेटिज्म, इंफीरियर एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है महिलाओं को, ये सोशल और मार्क्सिज्म के अंतर्गत। जैसे उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी, नर्स, क्लर्क, इन सब और लो वेजेस की तरफ ज्यादा ध्यान है, और उसके बावजूद सेक्सुअल हैरेसमेंट वहीं का वहीं रहता है। तो और जब हम अगर हम बात करें ट्रेड यूनियन की, तो वो ट्रेड यूनियन में भी मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, और वो फीमेल जो लेबर है उनके तरफ, उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इन सारे, ये जो फेमिनिज्म था इन सारी थीम को लेकर चला, और इसने हेल्प किया, इम्प्रूव किया वुमेन के लिए वर्किंग कंडीशंस को अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट कुछ फॉर्म्स है फेमिनिज्म के, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म, पश्चिम संरचनात्मक नारीवाद। ये थोड़ा सा वाइडर था पहले वाले नारीवाद से, जो कल्चरल फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, इसमें लिस्बियन फेमिनिज्म, हिंदुस्तान में दलित फेमिनिज्म भी शामिल हो गया। ये थोड़ा सा जो है उग्र या रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म है, उसके विरोध ही भी करता है। जैसे फेलिस शेफले ने इसका विरोध किया कि मैन और वुमेन को बिल्कुल ये मानकर चलना कि दोनों एक दूसरे के अलग रहकर और पूरी तरीके से अलग रहकर काम करेंगे तो भी ये सृष्टि चलती रहेगी और सब काम होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कुछ और नए रास्तों की तरफ ले जाते हैं। ब्लैक फेमिनिज्म इसलिए आया क्योंकि शुरू में जो मॉडर्न फेमिनिज्म था वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो केवल व्हाइट महिलाओं के अधिकारों और लिबरेशन की बात करता है और ब्लैक को छोड़ देता है। जैसे हिंदुस्तान में उच्च सवर्ण वर्ग में ज्यादा बात आती है और दलित वर्ग की महिलाओं को छोड़ दिया गया। तो इसी प्रकार से ये ब्लैक फेमिनिज्म, नेचर से प्रॉक्सिमिटी महिलाओं की ज्यादा होती है, तो एक फेमिनिज्म की नेचर को बचाएंगे, तो हम नेचर इज रिजेम्बलेंस ऑफ ए फीमेल, तो वो क्योंकि उनके अंदर भी प्रोडक्शन पावर होती है, तो इको फेमिनिज्म उस रूप में आया। और इन्होंने ये पोस्ट सेक्सुअल फेमिनिज्म ने एक और टाइटल दिया फीमेल को, गर्ल पावर, कि फीमेल जो है दैट इज पावर, इट इज लाइक अ पावर। तो ये हमारा गर्ल पावर 2001 में इस टाइटल को दिया गया कि इसने ये कंसेप्ट रिफ्यूज की थे, दे आर ऑलवेज सफरर, बट इन्होंने इस तरीके से रखा, दे आर पावर, शक्ति है। तो देर आए दुरुस्त आए, यस ऑफ कोर्स फीमेल आर पावर, जैसे कि इंडिया ने हमेशा से ही नारी को शक्ति माना है। वेस्टर्न और इंडियन फेमिनिज्म को अगर देखें, तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड फेमिनिज्म में बहुत आगे बढ़ चुका था, हिंदुस्तान की महिलाओं को बहुत ज्यादा दबाव और कुंठा में जीना पड़ रहा था, और वो घरों की चारदीवारी में अशिक्षा में जी रही थी, फीमेल लिटरेसी भी बहुत कम थी, और सामंतवादी स्ट्रक्चर है यहाँ का, तो वो बहुत ज्यादा लिमिटेड राइट्स जो थे जो फीमेल को दिए गए। उसके बाद जब वहां से स्वतंत्रता के बाद में ये सारी चीजें धीरे धीरे जब हिंदुस्तान में भी आई, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे भी फेमिनिज्म को और आगे बढ़ने का मौका मिला, और बहुत सारे लोग इसमें सामने आए। इंडियन वुमेन को एक पोर्ट्रेट किया जाता है कि जैसे लव, अफेक्शन, सैक्रिफाइस या एंड्योरेंस, बहुत ज्यादा देखभाल करने वाली। तो वो चीजें आप पुरानी अपने हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं उसमें देख सकते हैं कि भारतीय महिला को अपने लिए ना जीना, दूसरे के लिए जीना, ऐसे सिखाया गया। लेकिन अब बदलाव जो है उसे भी आप चारों तरफ समाज में देख सकते हैं, और इसी बदलाव के साथ में नारी जो है वो स्वतंत्र होकर, और स्वतंत्रता क्या है उसको समझकर आगे बढ़ रही है। देखिए स्वतंत्रता क्या है, टू बी फ्री इज नॉट टू हैव द पावर टू डू एनीथिंग यू लाइक। कुछ भी जो आप लाइक करते हैं उसे करने की पावर आ गई आपको, दैट इज नॉट टू बी फ्री, इट इज टू बी एबल टू सरपास द गिवन फॉरवर्ड एन ओपन फ्यूचर। मान लीजिए महिलाएं अपनी स्वतंत्रता, अपनी पावर, अपनी पढ़ाई लिखाई का इस तरीके से प्रयोग करती है कि समाज डिस्ट्रक्चर होने लगे, या कुछ अच्छा नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिले, तो फिर उस फ्रीडम का, उस पावर का क्या फायदा होगा। तो ऐसा उस पावर को ऐसे यूज करें उसको कि वो आगे जनरेशन को भी मिलती रहे, दोबारा से ये बातें, ये चीजें ना उभरे। ये सारे हाईलाइटेड एफर्ट्स हैं जो फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको दिखाए थे, इनको जरूर आप रोक कर अपने इसको याद कर लें।
बहुत जरूरी है। कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, वेव्स, पैट्रियार्की और फेमिनिज्म क्या है और वेरियस टाइप्स को डिटेल कीजिए। फर्स्ट वेव क्या है, लिबरल क्या है, इको एनवायरमेंटल फेमिनिज्म क्या है, और कुछ जो बुक्स हैं उनके ऑथर्स कौन है, ये सारी चीजें और कुछ रेफरेंसेस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।